नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज अड्डा पे स्वागत है। हर किसी की तमन्ना होती है, हमारे भारत की अगर बात करें तो मेरा बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, बीए कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद आईएएस आईपीएस की तैयारी जरूर करे। ये एक ऐसा सपना है कि हर घर में, हर दिल में, खासकर माँ बाप के कोने में जो कहते हैं कि वो उछलता है, उल्लास से मारता है, उस तरह। और उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बचपन से ही बच्चे के मन में ये डाला भी जाता है कि एक बार आईएएस की तैयारी करके इस परीक्षा को जरूर तुम अटेम्प्ट करना। और जब भी कोई बच्चा जाता है तो उसके मन में कई सवालें होती हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो होता है वो ये शुरू से ही रहता है दिल में कि ये सबसे भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और इसकी फॉर्मेट जो है वो कई लेयर्स में जाते हैं। तो तैयारी पहले पीटी से शुरू होती है, जिसको हम प्रिलिमिनरी कहते हैं। पीटी के लिए किस तरह के मोटिवेशनल एटीट्यूड होने चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन कॉर्नर्स को जो आपके वीक कॉर्नर्स हैं उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इन सभी पर प्रकाश डालेंगे, हमारे साथ बात करेंगे और स्टूडेंट्स को एक नई क्लू बताते हुए कैसे प्रिलिमिनरी का किला क्रैक करें, ये बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप कुमार जी, जो कि मोटिवेशनल गुरु हैं। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक सपने को साकार करने के लिए हर कोई अपने जद्दोजहद में लगा रहता है। किसी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास संसाधन नहीं होते हैं, तो किसी के पास ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आप जिस माध्यम से जा रहे हैं, ना वहां पैसों की जरूरत है, ना संसाधन की जरूरत है, बस एक हाथ में फोन होना चाहिए और यूट्यूब क्लिक करके उस पर देखना है। और इसके लिए मोटिवेशन कैसे क्रिएट करना है वो भी आप पूरी राज बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये प्रिलिमिनरी होता क्या है, जिसको लेकर के पहला स्टेप, जिसकी धड़कनें सुनते ही स्टूडेंट्स की धड़कनें जो है वो इतनी तेज हो जाती है कि ठप 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 बजना शुरू हो जाती है। ठीक है मैम, नमस्कार और सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप इतने अपने व्यस्तता की वजह से इतना आपका रूटीन हेक्टिक रहा है लास्ट एक वीक से, जहां तक आपसे बात हुई, और उसके बाद भी आपने इस प्रोग्राम को मैनेज किया, अरेंज किया। तो ये अपने आप में एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है और शायद यही चीज हम लोग भी यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी पैनल भी शायद यही देखता है कि आप सोसाइटी के लिए कितना डेडिकेटेड और कितना कमिटेड हैं उस सोसाइटी में एक पॉजिटिव रिफॉर्म लाने के लिए। तो जो हम यूपीएससी के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके थ्रू देखने को मिल रहा है। और ये टीवी शो में नहीं, मैं डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ भी आपके इस कमिटमेंट और डेडिकेशन को शेयर करूंगा क्लास में। शायद इससे वो और भी ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि अपने लक्ष्य को लेके, अपनी ड्यूटी को लेके, अपने गोल को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव को लेके हमेशा आदमी को सजग रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि उस चीज को, द ड्यूटी इज द ब्यूटी वाली मंत्र को रखते हुए और सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करनी चाहिए। अब मूल क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने पूछा। जैसा कि पता है कि यूपीएससी एग्जाम में 3 फेज होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और एक बहुत डराने वाला आपको मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने कोट कर रहा हूँ, जो सारे बच्चों को भी जानना जरूरी है, खास करके वो जिनके मन में ये लालसा है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे आगे चल के। कि यूपीएससी में टोटल 10 लाख, 11 लाख, कभी कभी 12 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और पहला एग्जाम में आधे से अधिक बच्चे नहीं बैठते। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 10 लाख बच्चे यदि अप्लाई किए हैं यूपीएससी के एग्जाम में और पहला जो फेज होता है यूपीएससी का जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें 5 लाख बच्चे अपीयर ही नहीं करते हैं। आप इसी से इस एग्जाम के मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझ सकते हैं कि एग्जाम कितना ज्यादा पेशेंस और कितना ज्यादा हार्डवर्क और कितना ज्यादा मेंटल टफनेस की बात करता है। कि उनको ये लगता है कि हमारा एग्जाम कंप्लीटली हम प्रिपेयर नहीं है और इसीलिए आधे से अधिक बच्चे बैठते ही नहीं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को निकालने का क्या
विधि है और क्या टेक्निक है या क्या टिप्स है। तो हर एक चीज, इससे पहले वाले एपिसोड में भी मैंने यही बोला था कि यूपीएससी क्रैक करना बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इजी नहीं है। हर एक सिंपल चीज इजी नहीं होता है। सिंपल चीज है कि हमको इंटरव्यू लेना है और हर वीक में लेना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाए तो मैं खुद ही नहीं जा पाता हूँ टॉक्स होते। इजी था लेकिन वो सिंपल था लेकिन वो इजी नहीं। तो वही यूपीएससी में भी है कि यूपीएससी में एक कंसिस्टेंसी को यदि किसी ने अप्रोच अडॉप्ट कर लिया तो तब तो वो बात बन जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी कहाँ हो पाता है आज के डेट में। सोसाइटी इतनी हेट्रोजीनियस हो गई है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ आपके सामने घटित होती हैं कि अपने आप को आप रोक नहीं पाते हो। आप जो भी काम करते हो वहां से आपका दिमाग मन चंचल होता है, तो हम फिर वहां पे चले जाते हैं। और फिर वही बात होती है कि एके सदे सब सादे सब जाए रईमन मुँह नहीं सींच वो फूले फले आ जाए। वो चीज हम नहीं कर पाते हैं कि फिजिक्स में भी यही लॉ कहता है कि व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग द रेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्ट इट कैन बर्न द पेपर। मतलब पूरी एनर्जी के साथ किसी एक चीज में लगाइए तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। तो प्रीलिम्स का बहुत सिंपल सा फंडा है कि 10,000 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है एट एनी हाउस। 10,000 एमसीक्यू का मतलब कि 100 पेपर यूपीएससी का। एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और वैसे 100 पेपर्स आपने यदि सॉल्व कर लिया तो यूपीएससी का पीटी का बेड़ा पार है, जो सबसे डेंजरस एग्जाम है क्योंकि उसी में नेगेटिव मार्किंग भी है और उसी में सबसे ज्यादा बच्चे छंटते हैं। उसके बाद मेंस में तो आप कुछ न कुछ लिख ही देते हैं और कहीं ना कहीं आपको मार्क्स के 10 नंबर में 2 नंबर 1 नंबर तो एग्जामिनर दे के ही जाएगा, जीरो नहीं करता है, खास करके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में क्योंकि क्वेश्चन बहुत जनरल होते हैं। तो लेकिन पीटी में यदि आपका गलत हुआ तो वो तो गलत हुआ ही हुआ, निगेटिव मार्किंग में आपने जो सही किया है वो भी 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो मेरा टिप्स है वो ये है कि 10,000 एमसीक्यू किसी भी हालत में आपको सॉल्व करना है 1 साल के अंदर। और ये तो 3 महीने में भी सॉल्व हो जाएगा यदि आप डेली एक पेपर भी सॉल्व करते हो तो 100 डेज में आप 100 पेपर सॉल्व कर लेंगे। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज 365 है, यदि मिनिमम मान के चलते तो 1 साल का भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये पहला आपके दिमाग में ये मंत्र रखना है कि 10,000 एमसीक्यू आपको एट एनी हाउ सॉल्व करना है एग्जाम में बैठने से पहले। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज है कि आज के डेट में क्वेश्चन काफी डायनेमिक हो गए। डायनेमिक का मतलब कि पहले स्टैटिक चीजें पूछते थे कि भारत का गवर्नर कौन है या गवर्नर के काम क्या है। आज के डेट में गवर्नर का क्या सीन है और किस तरीके से गवर्नर वर्क कर रहे हैं। जैसे 370 की यदि हम बात करें तो उसमें गवर्नर ने जो डिसीजन लिया था क्या वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सही था? ऑब्वियसली नॉट। जम्मू कश्मीर का जो डिसीजन था। तो आज के डेट में डायनेमिक चीजों को बहुत ज्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है और उस डायनेमिक चीजों को टैकल करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण जो है वो है आपका करंट अफेयर्स। चाहे वो आप द हिंदू से पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ें या पीआईबी से पढ़ें, कोई भी गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेटेड सोर्स हो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें बजट आता है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल। तो वो सब चीजों से आप करंट अफेयर्स को अपना अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए। और आई थिंक यदि ये दोनों चीजें आपके दिमाग में है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और उस आर्टिकल को अपने शब्दों में लिख के कंटिन्यूअसली उसको रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। उसको रीड करते रहिए, रीडिंग करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यदि आप रीडिंग करते रहिएगा तो हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में वो आपके जहन में चीजें बैठ जाएगी और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर सकेंगे। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें तो सॉल्व 10,000 एमसीक्यू और उसके बाद न्यूज़पेपर। आप भले खाना मत खाइए, आप कोई जरूरी काम मत कीजिए जो भी है, लेकिन आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, मतलब इस प्रायोरिटी पे रखना है। और न्यूज़पेपर तो मैं ये कहूंगा कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, एक अच्छा न्यूज़पेपर। यदि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको देश की पॉलिसी के बारे में बहुत गहन अध्ययन करना है तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। तो कौन सा न्यूज़पेपर यूपीएससी के पढ़ना लिए चाहिए? न्यूज़पेपर, यदि यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं तो मैंने उनको बहुत साफ साफ शब्दों में बताया कि उनको हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी या बजट या इकोनॉमिक सर्वे, और ये सब सब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप एक रख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस रख लीजिए या द हिंदू रख लीजिए। इन जनरल यदि मैं बात करूं आपको या हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों को भी एटलीस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के 4-5 आर्टिकल्स तो डेली पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकें या अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकें।
तो न्यूज पेपर में आपके करंट अफेयर्स का भंडार पड़ा होता है। जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं आप खबरों से अपडेट हो जाते हैं। अपडेट ही नहीं हो जाते, कुछ पुरानी खबरें का भी कोरिलेशन जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को जरूर मिलता है। ये तो खैर हम लोग भी जानते हैं, भले हमने यूपीएससी की तैयारी नहीं की हो या कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो पीयर प्रेशर होता है। एक स्टूडेंट जाता तो है, लेकिन उसके सर पे कहीं ना कहीं आसपास का और अपने माता पिता का, अपने परिवार का वो प्रेशर होता है, जिसको कि हम पीयर प्रेशर बोलते हैं, कि मुझे ये करना है, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल होता है। अब इस स्ट्रेसफुल माइंड के साथ वो किस तरह से कंसंट्रेट करके अपने आप को 100% मोटिवेट करके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, वो बड़ा चैलेंज होता है। तो पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या क्या तरकीब होना चाहिए, क्या क्या हथकंडे होने चाहिए कि इनको इनको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सके और उसको ओवरकम कर सके? बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। और इंग्लिश में कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी जिसका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ कि जो पानी की जहाज होती है वो किनारे पे बहुत सेफ रहती है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन पानी के जहाज को इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो किनारे पे खड़ा रहे। वो जब बीच मझधार में होता है, जब वो जहाज होती है, तो उस समय उसको सबसे ज्यादा टेंशन होता है, लेकिन बनाया उसी 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 चीज के लिए गया है। तो पीयर प्रेशर की जो आप बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं जरूरी भी है। जब तक जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आए तब तक जिंदगी जीने का मजा भी नहीं आता। ईसीजी में देखिए सांसों का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो गया, इट मीन्स यू आर गॉन। इफ देयर इज अप एंड डाउन, मीन्स लाइफ इज देयर। तो प्रेशर तो है, ऐसा नहीं है कि आप पीयर प्रेशर अभी खत्म हो जाएगा तो आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको प्रेशर नहीं होगा। फिर प्रेशर होगा, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना बड़ा प्रेशर होगा। तो उसको हैंडल करने तो आना चाहिए। और कैसे हैंडल करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिविटी से नेगेटिव नेगेटिव चीजों को फ्लिप कीजिए। एक नेगेटिव चीज आ रही है, उसको 3 पॉजिटिव चीजों से दिमाग में देखिए। नेगेटिव रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है, दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो सिंपल सी बात है, यदि हम पॉजिटिव फीड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव फीड करेंगे तो नेगेटिव भी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जोसेफ मुर्फी साहब कह के गए हैं, जिन्होंने किताब लिखा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यदि मौका मिले तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि जरूर उस किताब को एक बार पढ़ें। और मुझे लगता है कि आपने भी, अनीता मैम, आपने जरूर पढ़ा होगा या आपने नाम जरूर सुना होगा उस किताब का, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और उसमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि हवा कितनी भी उल्टी बहे, इंसान को सीधा खड़ा होना चाहिए। कितनी भी नेगेटिविटी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 999 ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सकता है, लेकिन एक रीजन रखिए जिसकी वजह से वो काम हो सकता है, उस पर फोकस कीजिए। जो सिर्फ एक रीजन है, और आप देखिएगा कि डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं। क्योंकि जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है सबके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर था, सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारियां थी, सबके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस था। लेकिन उस स्ट्रेस का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, उसको कन्वर्ट किया, उस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। जैसे अभी कोविड-19 आया, सब लोगों ने शिकायत किया कोविड-19। मेरे 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 भी काफी करीबी लोग गए कोविड-19 के सेकेंड वेव में, मेरी अपनी आंटी की डेथ हुई। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी सिल्वर लाइनिंग भी इस टाइम में था। इस टाइम में मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, और ऑनलाइन क्लासेस जब मैंने स्टार्ट किया तो अपना इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर दिया। जब किसी जमाने में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, आज के डेट में मैं यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो हर एडवर्सिटी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपा होता है, उस अपॉर्चुनिटी पे हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पीयर प्रेशर अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा कि वो प्रेशर रहेगा तो आप, घोड़े की लगाम अच्छी रहती है तो ज्यादा तेज भागता है। जिस गाड़ी में डिस्क ब्रेक होता है वो ज्यादा स्पीड में जाती है। तो जरूरी है, प्रेशर तो थोड़ा बहुत जरूरी है, तभी हम कर पाते हैं चीजों को। प्रेशर एकदम नहीं रहेगा तो हवा में पतंग से हो जाएंगे। पतंग जब तक आपके हाथ में डोर होती है तब तक तो आप कंट्रोल करते हैं, जब डोर छूट जाती है तो कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उसके बाद पतंग को लोग लूट लेते हैं या पतंग जमीन पे नीचे गिर जाती है। तो वही चीज है। मैं आपने बोला कि या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। दिमाग कहता है कि पॉजिटिव रहना है, लेकिन मन तो भावनाओं के साथ बहता है। वो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के आसपास, पता नहीं होगा कि नहीं हो, इन आशंकाओं से ग्रसित रहता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, वो उसके पास अच्छी किताबें हैं, उसके पास संसाधन अच्छे हैं, तो मेरा फ्रेंड तो उसको कामयाब होने में बहुत मुश्किलें नहीं आ सकती हैं। मैं
जिस दौर से गुजर रहा हूँ वहां पे शायद मेरे लिए मुश्किल है। मेरा शायद वो लर्निंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना मेरे दूसरे फ्रेंड का है। ये सारे जो मन के ख्याल है ना, इन पे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको कैसे, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक द्वंद्व सी रहती है। पॉजिटिव माइंड जो है वो बोलता है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, लेकिन भावना जो बोलती है उस पे हमेशा उसको ओवरशेड करना चाहती है। और कहीं ना कहीं कब ऐसा होता है कि वो ज्यादा भारी पड़ जाता है। हमारा मन जो है हमारे दिमाग पे ज्यादा वक्त ऐसा होता है कि उस पे भारी होने की कोशिश करता है और हो भी जाता है। इसको कैसे सैग्रीगेट करें, मन पे कंट्रोल कैसे करना है और पढ़ाई को संयमित तरीके से एक स्टूडियस वे में, हार्मोनियल वे में, म्यूजिक की तरह, जिसमें एक ऐसा म्यूजिक जो हमेशा कानों में, दिमाग में एक मिठास पैदा करे, उस तरह की स्टडीज के लिए क्या टिप्स देंगे? बहुत सिंपल सा टिप्स है कि जो चीज आप डेवलप करना चाहते हैं उसकी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस 21 दिन तक कीजिए। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है ये। जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तो या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। वो जो द्वंद छिड़ा है वो पावर ऑफ रिसाइटेशन से कंप्लीट हो जाएगा। कि मोहम्मद अली जब धुरंधर माने जाते हैं मार्शल आर्ट के, जब वो जाते थे रिंग में, तो जाने से पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते थे। सच्ची घटना। जहां जब भी वो रिंग में जाते थे, रिंग में जाने से पहले अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे 15 मिनट। और 15 मिनट वो ये सिर्फ कहते थे, आई एम गोइंग टू विन, आई एम गोइंग टू विन, आई एम गोइंग टू विन, आई एम गोइंग टू विन। और इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था उनके पूरे बॉडी के सेल्स में कि वो जीत के आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कोई द्वंद छिड़ा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जायज सा क्वेश्चन है, तो उसमें आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड कीजिए कि आपका होगा और किसी भी हालत में होगा। कैसे होगा वो सबकॉन्शियस माइंड जानता है कराना कि कैसे होगा। वो एक सर्वेंट की तरह काम करता है। आप उसको फीड कीजिए डेटा कि आपका इस बार यूपीएससी में हो जाएगा। वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में कि आपका यूपीएससी में सच में हो जाएगा। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, किसी भी चीज में। मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर एक दिन बनूंगा, तो मैं बनूंगा। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरे से बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नो डाउट विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, सोनू शर्मा हैं, बहुत लोग हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़े लेवल पे मोटिवेट कर रहे हैं। शायद मैं उतने उतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन इसका मतलब मैं कभी ऐसा नहीं समझता हूँ कि उस लेवल तक नहीं पहुंचूंगा। और उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंचूंगा ये तो कभी सोचता ही नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं पहुंचूंगा और बहुत जल्दी पहुंचूंगा, और देखिएगा मैम कि मैं पहुंचूंगा भी। तो इसी तरीके से मैं बाकी बच्चों को भी कह रहा हूँ, जो भी मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि आप प्लीज अपने दिमाग में ये फीड कर दीजिए कि आपका एट एनी हाउ इस बार होगा। और फिर ओम शांति ओम का डायलॉग आपकी जिंदगी में चरितार्थ हो जाएगा कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम तक मिलाने की कोशिश करे। अभी आपकी बातों से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, हम क्यों हमेशा वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं कंपेयर से आता है। हम क्यों हमेशा कंपेयर कर देते हैं कि मैं उसके जैसा बनूंगा। व्हाई नॉट इट विल बी मैं ऐसा हूं और मैं अपना एक नया आयाम, नया चेहरा कायम करूंगा। तो वो जज्बा कैसे है? नहीं, बिल्कुल अच्छा है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतिहास उठा के देखें और जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी पढ़ें आप। सरदार पटेल से लेके स्वामी विवेकानंद और महात्मा बुद्ध के बारे में लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप पाएंगे कि कुछ ऐसी चीजें थी जो सारे लोगों में कॉमन थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो सारे लोगों में कॉमन थी। तो यदि हमको भी, मैं चाहे जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा स्वीपर बनना चाहता हूँ, रोड साफ करना चाहता हूँ, या बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो इन सबके अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। चाहे वो डेडिकेशन की बात करें, चाहे वो कमिटमेंट की बात करें, चाहे वो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड की बात करें, वो चीजें कॉमन थी। हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं कि जो कॉमन चीजें हैं, जो जिस जिस वजह से वो 4 5 6 क्वालिटीज जो हैं वो सबके अंदर जब कॉमन थी और उसी चीजों को लेके वो उस पिनाकल पे पहुंचे थे, तो हम क्यों नहीं। मुझे पता है कि अनीता मैम इज वेरी हार्ड वर्क,
तो मैं यदि इस चीज को लेके इंस्पायर हूँ कि मुझे भी अनीता मैम की तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और मैं भी, वो 10 घंटे काम करती है तो मुझे भी कोशिश करना चाहिए कि मैं 8 घंटे काम करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अच्छी चीजें आपकी एडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिज्म यही कहता है कि कोई कोई धर्म खराब नहीं है, कोई रिलीजन खराब नहीं है, जो अच्छी चीजें हैं उसको आप एडॉप्ट कर लीजिए। जो हंस को दूध और पानी मिला के दीजिए, वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वही कहानी कि आपकी अच्छी चीजें हैं उसको मुझे अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो अच्छी चीजें हैं उसको मैं अडॉप्ट कर नहीं, लेता हूँ। मैंने तो क्या आपको जो पीटी का सेट होता है वो कैसा होता है, किस तरह का पीटी का होता सेट है, अच्छा होता है? क्वेश्चन क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कितने 100 लेयर्स होते हैं। ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन उसको। क्वेश्चन 100 होते हैं टोटल। पीटी का एग्जाम 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। इसी में करंट अफेयर्स भी होता है। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आपके 55 टू 60 क्वेश्चन यदि करेक्ट हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आउट ऑफ 200 मार्क्स इफ यू आर गेटिंग इन बिटवीन 110 टू 120, तो यू आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस, आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा जो पेपर होता है जीएस पेपर 2, वो लेकिन सीसैट होता नेगेटिव है। सी मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव भी है। मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हटा के बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको 70-80 करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो गलत होते ही होते हैं आउट ऑफ 100। लेकिन कुछ लोगों की इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी होती है कि 74 क्वेश्चन करके आते हैं, 70 सही हो जाता है। तो उस इसी के लिए, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सेट, या कोई बच्चा सेट प्रैक्टिस कर रहा है, उतना ज्यादा उसको बेनिफिट होगा। इसीलिए मैंने 10,000 क्वेश्चन पहले ही बोल दिया, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का होता है, जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं। सीएसएटी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, और उसमें 28 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स टूटते नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो पेपर 1 है, और पेपर 1 का मतलब हिस्ट्री है, उसका मतलब ज्योग्राफी है, उसका मतलब इंडियन पॉलिटी है, उसका मतलब इकोनॉमिक्स है, उसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसका मतलब करंट अफेयर्स। तो इतनी सारी चीजें यदि आप सीख लेती हैं, तो उसी से रिलेटेड जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी इकोनॉमिक्स का एक कॉम्प्रिहेंशन दे देता है, नीचे आपको आंसर करने पड़ते हैं, उसी ज्योग्राफी से कुछ उठा के कंटेंट दे दिया, उसी से नीचे आपके आंसर करने होते हैं। तो जीएस पेपर 2 तो इजीली टैकल किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाइंग इन नेचर भी है, 80 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन सही कर सकता है एक कोई ढंग का बच्चा हो, तो जो यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर किया हो। लेकिन मेन आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो पेपर 1। करंट अफेयर और जीएस की अगर बात करें तो अथाह सागर है। करंट अफेयर्स और जीएस की अगर बात करें तो ये अथाह सागर है। इस सागर में गागर, ये 100 क्वेश्चन जो होते हैं भरने जैसा है। किस तरह से वो एक्यूरेसी और उस पर कंसंट्रेट करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे करंट करंट अफेयर्स खासकर हम बात करें, तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन अगर हम जीएस की बात करें तो फिर भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि जीएस के अंदर हमारा पूरा इतिहास आता है, पूरा भूगोल आता है, टेक्नोलॉजी आता है, पॉलिटिक्स आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड पॉलिटिक्स सारा इन्वॉल्व होता है इसमें। स्पोर्ट्स, वेदर, कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं रहता है। किस तरह से हम माइन्यूटली इसको हैंडल करें या उस पर अपनी नजर बना के रखें, ताकि ऐसा हो कि हाँ मैक्सिमम हम कवर कर पाए। बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। एनसीईआरटी की किताबें आप 40 से लेके 49, 40 टू 49, क्लास 6 से लेके 12 तक की किताबें हैं। उसमें भी सारी किताबें नहीं है, टोटल 49 है, जिसमें से मैक्सिमम 40 और 42 के आसपास आपको पढ़ना है। एक एनसीईआरटी एक दिन में भी आप कंप्लीट करती हैं, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप बीए कर दिया है आपने, तो 6 क्लास की बुक 3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात। तो एक दिन में एक किताब कंप्लीट करते हैं, तो 40 दिन में 40 किताब आपने कंप्लीट कर दी। अगली बार आप रिवाइज करेंगे तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवाइज करेंगे तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शायद 15 दिन में, उसके बाद 10 दिन में, और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना दिए तो डेली एक बार कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, जीएस का खेल खत्म, वहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। दूसरी बात, अब करंट अफेयर्स में आ, करंट अफेयर्स में डेली 3 आर्टिकल मान लीजिए आ रहा है, 3 आर्टिकल, क्योंकि करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स में बिजनेस में
BMW का कुछ निकला है, मर्सिडीज का कुछ निकला है, गेम्स में क्रिकेट का कुछ निकला, ये नहीं पूछने वाला है। यूपीएससी नहीं पूछेगा, करंट अफेयर्स है लेकिन यूपीएससी नहीं पूछेगा इसको। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड आया कुछ, जो एजुकेशन में जैसे अभी कोविड-19 आया, इससे क्या हुआ कि बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। इसमें क्या गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट क्या स्कीम्स निकाल रही है, मनरेगा में उसने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू क्या क्या उन्होंने चीजें की है, तो ये सब चीजों पे आपको जानना जरूरी है। तो डेली आप 2 या 3 आर्टिकल मैक्सिमम पर एनसीईआरटी, इतना लिमिटेड रखना है रिसोर्सेज। लिमिटेड का मतलब एकदम लिमिटेड रखना है, कंटेंट अथाह है, उसका कोई कोई लिमिट नहीं। मोर देन सफिशिएंट जो कंटेंट है आपको दिल्ली के मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आप सब चीज को नहीं कर सकते हैं। और बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ें। तो वही बात है कि एनसीईआरटी आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और डेली 2 या 3 आर्टिकल्स आप करते रहिए और उसको अपने शब्दों में लिखते रहिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन कर लीजिए और टारगेट रखिए कि आप 10,000 एमसीक्यू उस कंप्लीट इन्वायरमेंट में, जैसे यूपीएससी में बैठ के आप एग्जाम देते हैं वैसे कंप्लीट इन्वायरमेंट में बैठ के दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा और आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी डेवलप हो जाएगी कि कैसे लिंक करना है, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना। क्या प्रीलिमिनरी में ही, पीटी में ही सब्जेक्ट चॉइस भी होता है कि आपको आपका नहीं, सब्जेक्ट? पीटी में पहले सब्जेक्ट चॉइस होता था। मैं 2011 से सब्जेक्ट चॉइस नहीं है। तो सब्जेक्ट चॉइस क्यों होता था? पहले ऑप्शनल भी आता था पीटी में। पहले 2 ऑप्शनल होते थे यूपीएससी में, तो एक ऑप्शनल पीटी में आता था और 2 ऑप्शनल मेंस में आता था। अभी एक ऑप्शनल कर दिया यूपीएससी, तो वो पीटी में नहीं आता है, वो ऑप्शनल मेंस में आता है। तो पीटी सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो किसी का भी, लेकिन ज्योग्राफी सबको पढ़ना है, हिस्ट्री सबको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी सबको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबको पढ़ना है और ये करंट अफेयर सबको पढ़ना है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सबको पढ़ना एक कंसिस्टेंट स्टडी एंड कॉन्फिडेंट माइंड बनाए रखने के लिए मोटिवेशनल गुरु होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट को कि आपको किस तरह से चलना है, किस तरह के एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे उनके, किस तरह की कहानी बता के बोलेंगे कि आप इस तरह से चलिए तो आपके लिए ये पीटी का किला क्रैक करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। कहानियों से तो संसार भरा पड़ा है, मैं कौन सी कहानी बताऊं। एक बार डिटर्मिनेशन लेके चलना चाहिए। एक बहुत कहानी, दिलचस्प कहानी याद आ रही है। एक लड़का था, बेंगलोर में काम करता था और एमएनसी में काम करता था। उसकी इच्छा हुई कि यूपीएससी क्रैक करते हैं। आया दिल्ली में, वाजीराम इंस्टीट्यूट है वहां पे उसने ज्वाइन किया। उसने अपने प्रतियोगिता दर्पण में लिखा है, उस स्टोरी को मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और 1 साल अच्छे से मेहनत किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किस्मत भी एक रोल प्ले कर जाती है। उस बंदे का नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो चूंकि उसने 1 साल का टाइम लेके आया था, वापिस वो जाके ज्वाइन करने जा रहा था, तो वापिस चला गया। बैंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से ऑटो लिया और ऑटो वाले को बोला कि ये मेरा घर है, यहाँ पे लेके चलो। बैंगलोर से वो ऑटो में जा रहा था। ऑटो में, ऑटो शायद बिहार का था और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो शेर व शायरी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। उस ऑटो में एक शायरी लिखी हुई। वो शायरी कुछ इस तरीके से थी कि किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति से ज्यादा स्कोप कमजोर व्यक्ति के पास होता है। व्यक्ति मतलब स्टूडेंट, किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ज्यादा स्कोप कमजोर स्टूडेंट के पास होता है, क्योंकि वो किसी चीज को छोड़ने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो उसने पढ़ा, कि किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ज्यादा स्कोप एक कमजोर स्टूडेंट के पास होता है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट किसी चीज को छोड़ने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। कहते हैं कि वो अपने घर नहीं गया, वो बोला कि वापिस चलो, रेलवे स्टेशन पहुंचाओ। रेलवे स्टेशन पहुंचा, वापिस दिल्ली आया। अगले साल उसका शायद 1 to 10 के बीच में रहता है। तो ये भी एक डिटर्मिनेशन है कि आइडियाज कैसे किसको मिल जाए और उसके बाद वो लग जाए, नोबडी नोज। रही बात हमारी, तो मैं अपने क्लास पे एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने बच्चों पे 8 घंटे रेगुलर मेहनत कराता हूँ अपने प्रेजेंस में। तो ऐसा कोई क्लास यदि उनको मिल जाता है जहाँ पे टीचर इतना पर्सनली उनके साथ अटैच हो, और जैसे अभी क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 2 घंटे का लेक्चर दिया और छोड़ दिया, और उसके बाद बच्चा पढ़े और नहीं पढ़े वो बच्चे को डिसाइड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन में ख्यालात तो बहुत आते हैं पढ़ने का, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं
बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं, बहुत हमारे दोस्त मिल जाते हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, लड़के मिल जाते हैं, पार्टी करने लगते हैं, और ऐसे ऐसे देखते देखते एक साल निकल जाता है, पता चलता है कि नहीं निकला यूपीएससी। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ध्यान में रखिए जो आप पे पर्सनली वॉच रखे एक साल तक, आपको आपका हर चीज का फीडबैक ले, आपने क्या स्टडी किया, क्या सेल्फ स्टडी किया, कितना कंप्लीट किया, अगले दिन क्या करने वाले हो, उसमें जो अगले दिन डिसाइड किया वो आपने किया कि नहीं। इस तरीके से यदि कोई हो तो काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। नहीं तो यदि आप डिसिप्लिन हैं तो एक बार आपने ठान लिया तो ठान लिया, सलमान खान वाली चीज की जब एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो इस तरीके का एटीट्यूड यदि आप रखेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। और मैं क्या बोलूं, इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छी टिप्स आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ यूट्यूब को अगर आप देखते हैं, शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करने के लिए शेयर जरूर कीजिए। तो आपके पास जो है वो एकेडमी चाणक्य का दरवाजा जो है वो आपके हाथों में पड़ा हुआ है, बस क्लिक करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अगर किसी भी सफलता की ऊंचाई पे आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। आपका कूल हार्ट, काम माइंड एंड फिट बॉडी। इसलिए योगा जरूर करें, मेडिटेशन करें, चाहे जितनी भी तैयारियां कर रहे हो, थोड़ा वॉक करें, और अच्छे अच्छे गाने जो हैं हमेशा आपको सुकून देते हैं। थोड़ा गाना भी जरूर सुने इन सारी तैयारियों के साथ। अपने आप को मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है ताकि रिफ्रेश होकर फिर एक नई एनर्जी के साथ आए। और कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल गुरु कौन हो सकता है, जिन्होंने हथियार डाले हुए अर्जुन को भी महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में सबसे बड़ा तीरंदाज बना दिया था, कि फतेह हासिल करके आए थे। कृष्ण के 2 लाइन के साथ, गीता के 2 लाइन के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। अगले वीक में हम इसके आगे की बातें करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तैयारी बड़ी लंबी होती है, और जो डिटर्मिनेशन होता है वो हार्ड रॉक की तरह होता है, पर्वत की तरह आप तटस्थ होते हैं, तब जाके आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं, इस देश के पॉलिसी मेकर बनते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मात्र हेतु ते संगो अस्ति कर्मणि। मतलब इसका है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, और ना ही काम करने के लिए तुम आसक्त हो। काम करो, दिल लगा कर करो, जी तोड़ मेहनत करके करो, डिटरमिन्ड होके करो, खुश होके करो, डेडिकेट होके करो, फल तो आ ही जाएगा। अगर हम पौधे को भी सींचते हैं, जो छोटा सा प्लांट लगाते हैं आम का, सींचते सींचते जब बड़ा होता है तो आम ना जाने कितने मीठे फल देकर जाता है और कितने सालों तक देता है। ये कुछ टिप्स हैं जो संदीप की तरफ से आपको मिले हैं, इनको जरूर आजमाइए, डिटरमिन्ड रहिए। और अगर इस देश के पॉलिसी मेकिंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो चैनल को जरूर देखिए, जिसका नाम है न्यूज अड्डा। संदीप गुरु के साथ आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कीजिए, यूपीएससी क्रैक कीजिए, और अपने घर का ही नहीं बल्कि अपने देश। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्ते। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि मोटिवेशनल गुरु संदीप का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो आप तक जब भी अपलोड हो पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और इसी तरीके से आप ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते रहिए, डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। और खास करके वो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे जो दिल्ली और बड़े शहरों में नहीं आ पाते हैं, उसके लिए ये आपका जो चैनल है एक रामबाण साबित होगा। और इसको देख के जरूर उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। और डेफिनेटली ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकें। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम।